गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। केमिकल काइनेटिक का डीपीपी नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं। और आपको पता है कि जो पहला और दूसरा डीपीपी था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आने वाली जो है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप समझ लो कि 10 डीपीपी है, सवाल इनमें से फंस जाएगा आपका। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, समय ना गवाते हुए मैं चलता हूँ इस पर। ठीक, देखो पहला सवाल, पहले तो सवाल समझ लो पूछा क्या है और करना कैसे है। गिवन डेटा और रिक्वायर्ड डेटा जरूर लिखा करो हमेशा। तो देखो क्या कह रहा है इसमें कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 50% कंप्लीट हो रहा है कितने मिनट में, 30 मिनट में। और जो टेम्परेचर हो कितना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरा क्या हो रहा है कि 47 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट टाइम ले रहा है। तो चलिए मेरे भाई देखिए, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए। कह रहा है आपका कि जो T है 27 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर मैं कह लूँ ये 300 केल्विन, इस पे आपका ये 50% क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। जो टाइम है वो कितना है, 30 मिनट टाइम है। ठीक, ये 30 मिनट ले रहा है। और मैं जब दूसरा कह रहा हूँ कि ये हमारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर मैं कह लूँ इसे 320 केल्विन कह लूँ, और ये सेम वही 50% कंप्लीट हो रहा है कितने मिनट में, 10 मिनट में, ये कह रहा है। तो कह रहा है कि आप हमें बता दो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, बता दो एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपसे क्या पूछा है, EA पूछा हुआ है। तो आपको दिया क्या है, दो टेम्परेचर दिया हुआ है और EA पूछा है। तो भैया आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो डेटा गिवन है उस पर्टिकुलर डेटा से कोई फॉर्मूला मिल रहा है क्या आपको। तो देखिए आपको मालूम है एक फॉर्मूला, आर्हेनियस इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने बताया आप लोगों को कि एक फॉर्मूला आपको पता है, वो क्या है। देखो यहाँ पे, देखो भाई देखो क्या होता है, log K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 R और यहाँ पे आपका T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 इंटू T2। ये फॉर्मूला आपको पता है यार, ये मालूम है ना, इतनी बात आपको तो अच्छे से पता होगी। अब आपको डेटा क्या दिया था गिवन डेटा क्या था, देखिए आपका जो T था कब, 27 डिग्री पे ना, T 27 डिग्री पे, T 27 डिग्री मतलब आपका कितना हो गया, 300 केल्विन। 300 केल्विन पे अगर आप K निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे आपको K की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई, और T1 T2 तो गिवन था, K की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे K फाइंड आउट कर लूँ तो मैं लिख सकता हूँ 0.693 डिवाइड बाई 30 मिनट, है ना। ये कब है, ये 27 डिग्री पे है, ये 27 डिग्री पे है। अब ऐसे ही अगर मैं कह दूं यहाँ पे K 47 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई 10 मिनट। तो मैं यहाँ से मान लीजिए इसको मैंने K1 कर दिया, इसको K2 कर दिया, K1 और K2 फाइंड आउट कर लूँ, K1 K2 मिल जाएगा, T1 T2 गिवन है, आराम से मैं निकाल लूँगा भाई। आपका इसके लिए T2 कितना गिवन है, 320 केल्विन। 320 केल्विन ये है, 300 केल्विन ये है। अब K1 K2 दिया हुआ वैल्यू, सीधा वैल्यू पुटअप करना, चलिए कर लेते हैं भाई। log K2 के वैल्यू कितना है यहाँ पे, 0.693 डिवाइड बाई 10, क्या हो जाएगा ये वैल्यू 0.0693 डिवाइड बाई K1 की वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, मैं आपके सामने ही कैलकुलेट कर दे रहा हूँ यार, और आप लोग भी कैलकुलेटर अपना हाथ में ले लिया करिए। क्या है आपका 0.693 डिवाइड बाई 30, ये वैल्यू है आपकी 0.0231, ये वाली वैल्यू है 0.0693। पुटअप कर दीजिए भाई, 0.0231, ठीक है। log K2/K1 इज इक्वल टू EA, और इसकी वैल्यू क्या है 2.303, R की वैल्यू 8.314, ठीक। और आपका यहाँ पे T2 कितना था, 320 माइनस 300 डिवाइड बाई 320 इंटू 300। बोलो यार, आसान है, सारी चीजें आपको दी हुई थी, बस आपको डेटा पुटअप करना था। चलिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं।
और डिवाइड कर लें इसको, 0.0693 डिवाइड बाई 0.0231, ये वैल्यू आ गई 3, log 3, ये वैल्यू आ गई आपकी log 3 इज इक्वल टू, ये कितनी आ जाएगी भाई 2.303 डिवाइड बाई 8.314, ये आ जाएगी ई ए अपॉन में 19.1471। आप ध्यान रखिएगा पॉइंट के 4 डिजिट तक लेकर चलिएगा, पॉइंट के 4 डिजिट तक, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। मैंने देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 डिजिट तक लेकर चलिएगा, तब एक्यूरेट डेटा आएगी आपकी, नहीं तो दिक्कत क्रिएट कर देता है। जब आपका पास पास में होता है ना तो दिक्कत क्रिएट होता है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। 300 ये हो जाएगा आपका, ये 20/96 क्या लिख सकता हूँ मैं, 20 डिवाइड बाई 96,000, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया भाई ई ए अपॉन में 19.1471 गुणा 0.00020, यहाँ तक हम पहुँच गए 8-3, और बढ़ा लेता हूँ, एक्यूरेट हो जाएगा। और log 3 की वैल्यू क्या होती है, log 3 की वैल्यू है आपकी 0.4771। ठीक है भाई, इतना डेटा आपने लिख लिया, सारा सारा मैंने कुछ करना ही नहीं है, बस मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपने फॉर्मूला दे दिया मुझे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 0.4771 गुणा 19.1471 डिवाइड बाई 0.00020 इक्वल टू ई ए, ये सॉल्व कर लो, जो आएगा वही आंसर होगा। 0.4771 इंटू 19.1471, ये हो गया आपका 9.135 डिवाइड बाई 0.00020, कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं। 9.135 डिवाइड बाई 0.00020, ये जो वैल्यू आपको दे दी, ये वैल्यू लगभग आपका 45,675 जूल में आया है। किलो जूल में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 45.675 किलो जूल में आ जाएगा। ये आंसर की तरफ बढ़ लें, आंसर की तरफ एक बार बढ़ लेते हैं यार। आंसर क्या दिया है ऑप्शन, एक में 4684 है, एक में 4384, ओह माय गॉड, और हमारा आंसर लगभग 45। तो देखिए यार, पहला लगा लीजिएगा, कभी भी पेपर के अंदर इस तरीके का डेटा नहीं देता है जो बिल्कुल करीब हो। बहुत स्टूडेंट्स का हो सकता है वो 83.84 आया हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और बहुत लोगों का 46 के मतलब 45 के समथिंग भी आया होगा। तो कभी भी डेटा इतना क्लोज नहीं देगा। अभी दिया हुआ है तो आप इसको लगा लो जी, आपका अगर कैलकुलेट करने पे ये आ रहा है तो ये लगा लो, क्योंकि बहुत बारीक गैप है। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा, ये इस समय हो सकता है अगर आपका कैलकुलेशन में ये आ रहा है तो आप ये भी लगा लो, लेकिन डेटा इतना करीब नहीं होता। ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस होता है उसमें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते, प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, जो रेट कांस्टेंट होता है आपका, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ साथ में कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है। ये नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी के अंदर, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। ठीक है भाई, किसके साथ, टेम्परेचर और कैटलिस्ट दोनों पे डिपेंड करता है। तो चलते हैं हम लोग, क्या कह रहा है यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग, क्या है कि रेट कांस्टेंट के ऑफ द रिएक्शन कब बदलेगा, कि जब हम प्रेशर बदल देंगे, जब हम टेम्परेचर बदल देंगे। तो डिपेंड करता है भाई, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो ये अगर हम टेम्परेचर का बदलाव किए, टेम्परेचर का बदलाव हुआ तो के बदल जाएगा। चेंज इन द वॉल्यूम हटाइए, इंट्रोड्यूस द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट बढ़ा देने से उसकी रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड की क्या होती है, घट बढ़ जाती है, तो चेंजेस आता है। तो आपका क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैटलिस्ट हो जाएगा और दूसरा टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड वाला और आपका फोर्थ वाला, सेकेंड और फोर्थ, ध्यान से देखिए कौन सा है, पहला ही आपका है। क्लियर है, आसान सा सवाल था, बहुत बड़ा सवाल नहीं था। चलते हम लोग आगे, सेकेंड नंबर के बाद में थर्ड नंबर पे पहुंचते हैं। ये देखो, कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ टी हाफ इज यूजफुल फॉर द रिएक्शन। तो आपके लिए क्या होता है भाई,
देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो टी हाफ होता है इसके लिए भी जरूरत पड़ती है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, सबके लिए आप लोग टी हाफ निकालते हो, इसके लिए भी निकालते हो टी हाफ जीरो ऑर्डर, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर और टी हाफ सेकेंड ऑर्डर, सबके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी एक्स वाई जेड वैल्यू आती ही आती है। इट मीन्स कि ये ऑल ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर यूजफुल। ठीक, तो ये आसान सा सवाल था, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले भाई आगे, चले आगे, देखिए फोर्थ नंबर पे आते हैं। रेशियो वेरिएशन मेथड, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से, कितने तरीके से आपका क्या होता है ऑर्डर निकाला जाता है। तो एक ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है, रेशियो वेरिएशन मेथड है। रेशियो वेरिएशन मेथड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आपको एक को फिक्स करना पड़ेगा और दूसरे और तीसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालनी पड़ेगी। तो चल ले एक बार, चल ले कहानी बनाए इसकी, कैसे होगी देखा जाए। देखो यार, ए बी और सी दिया हुआ है ना, मैं फिक्स करता हूं, देखो मैंने इसको फिक्स कर दिया जिससे कैंसिल आउट हो जाए, ये कैंसिल आउट हो जाए, बचेगा क्या, ये बच गया, ये बच गया। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे 0.01 डिवाइड बाई 0.02 के पावर अल्फा इज इक्वल टू 0.005 और डिवाइड बाई 0.010। बोलो यार, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 के पावर अल्फा और 1/2 के पावर 1। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, जब बेस बराबर होता है तो पावर भी बराबर होना है यहाँ पे, तो अल्फा हमारा हो जाएगा 1। बोलो हाँ, अरे बोल दो हाँ भाई। आपका 0.01 0.02 हमने ले लिया, आ गया अल्फा, और यहाँ पे वैल्यू 0.005 और 0.8 आगे अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। चलते हैं दूसरी की तरफ। दूसरा इसको हम फिक्स कर दें, जैसे देखिए यहाँ पे 0.01 है और यहाँ पे भी 0.01 है, ठीक है। तो 0.01 पे देखिए वैल्यू क्या है 0.05 और 0.01 पे भी वैल्यू क्या है 0.05। इट मीन्स कि जो इनिशियल रेट है, इनिशियल रेट डिपेंड नहीं कर रही है किस पे, कॉन्सेंट्रेशन पे। इनिशियल रेट डिपेंड नहीं कर रही कॉन्सेंट्रेशन पे। और ये किस केस में होता है, जब वो जीरो ऑर्डर का होता है भाई। कौन सा ऑर्डर का होता है, जीरो ऑर्डर का। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका बीटा हो जाएगा जीरो ऑर्डर। बोल दो यार बोल दो कहानी सही है नहीं है। बताओ बीटा जीरो होगा नहीं होगा, हो जाएगा। तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, इस पे अल्फा जीरो, यहाँ पे अल्फा बीटा है, यहाँ पे हमें चाहिए 1 और बी पे चाहिए 0, 1 और 0, 1 और 0, 1 और 0, 1 और 0, बी आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, बी आंसर। देखो अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू 0। क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर है। रेशियो वेरिएशन मेथड से एक सवाल पक्का होता है, आप लोग इसको ध्यान में अपने रख लीजिएगा, बैठा लीजिएगा। करना कुछ नहीं है, एक को आपने फिक्स किया, मतलब बीटा वाले टर्म को फिक्स कर दिया, और ये फिक्स हुआ तो 1/2 यहाँ पे हुआ जिसके पावर अल्फा था, और यहाँ पे ये था जिसके पावर 1 आ गया। आप यहाँ से निकाल लिया 1, और ऐसे देखा आपने कि इसको जब फिक्स किया इसको और इसको, तो इस तरीके से कहानी देखा तो ये रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। देखिए रेट तब भी आपकी क्या थी 0.05 और 0.05 तब भी थी। इट मीन्स कि रेट इंडिपेंडेंट है, और होता किस ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर में होता है। तो एक जीरो होगा एक फर्स्ट ऑर्डर का। चले आगे, चल रहे हैं भाई आगे। आप अगले सवाल की तरफ बढ़ो। ये तो इस तरीके का एवरग्रीन सवाल है, बहुत बार पूछा गया है सवाल, मतलब आप समझ लो कि कितनी बार पूछा गया आपको भी नहीं पता होगा, हर एक एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, देखिए भाई, देखिए व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल रिएक्शन। पहले तो ये समझिए कि ये सिंपल रिएक्शंस होती क्या है, फिर सवाल की तरफ बढ़िएगा। पहले तो सिंपल रिएक्शंस को समझिए। जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं उनको सिंगल स्टेप रिएक्शंस भी बोलते हैं और सिंपल रिएक्शन भी बोलते हैं। आप समझिए, एलिमेंट्री बोल सकता है यहाँ पे, आपको सिंपल बोल सकता है या सिंगल स्टेप बोल सकता है। इट मीन्स कि जो इसकी स्टोइचियोमेट्री होगी वो पावर भागेगी। तो आप देखिए भाई, यहाँ से देखिए, इस जगह पे देखिए जो हमारा रेट है उस तरीके से मैं लिखूंगा तो के NO के पावर होल स्क्वायर और क्या है वहां पे O2, ये हमारा हो गया क्या, रेट। ठीक है भाई, ये हमने कर दिया समीकरण 1।
ठीक, मैंने 2 लगा दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल रिएक्शंस बोला हुआ है, इसलिए लगा दिया, अदरवाइज स्टोइचियोमेट्री तो नहीं लगाते हैं, है ना। मॉलिक्यूलरिटी को पावर पे नहीं चढ़ाया जाता। बोलो यार। अब क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज डबल। जो रिएक्शन की वेसल है उसकी वॉल्यूम को क्या कर दिया? डबल। अब डबल का मतलब, डबल का मतलब भाई, डबल का मतलब ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है ना। देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, NO/V का होल स्क्वायर और NO2/V का ये, ऐसे भी लिख सकता हूं ये, ठीक है। NO होल स्क्वायर ये। अब वॉल्यूम के टर्म में मैंने लिख दिया, वॉल्यूम के टर्म में। अब कह रहा है कि वॉल्यूम डबल हो जाएगी। जब मैं वॉल्यूम डबल करूंगा तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी भाई? देखो यहाँ, इधर इस साइड में देखो, यहाँ पे के नंबर ऑफ मोल NO का डिवाइड बाई 2V के पावर 2 और नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन का डिवाइड बाई V और 2V, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 का होल स्क्वायर बाहर, के NNO/V का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी 1/2 है तो 1/2 यहाँ से भी बाहर कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा भाई? NO2/V। बोल दो यार। तो 1/2 और 1/2 के पावर 2, 4, क्या हो जाएगा? 1/8 और KNNO वॉल्यूम का होल स्क्वायर और NO2/वॉल्यूम। ये क्या है? हमारा R है। तो जो हमारा R डैश आ रहा है वो 1/8 इंटू R आ रहा है, ठीक है भाई। वॉल्यूम को इसने क्या कर दिया? डबल कर दिया यहाँ पे। तो वॉल्यूम डबल होते ही 1/8 हो जाएगा, रिड्यूस टू 1/8 टाइम्स ऑफ इट इनिशियल रेट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो ये ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म में भी कभी कभी कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO डबल हो जाए, या फिर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाए, या फिर ये भी कहता है कि वॉल्यूम आपका क्या हो जाए? हाफ हो जाए, ठीक है। क्लियर है बात? चलें आगे, चल लें। देखो भाई 5 सवाल हो गए आपके, आगे बढ़ते हैं हम लोग छठे सवाल की तरफ। ये तो बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब ये DPP नंबर 3 आप लोगों को वैरायटी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। इसमें काफ़ी वैरायटी के सवाल आपको मिल जाएंगे भाई, और यहाँ से तो पक्का कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। देखिए कुछ ये रिएक्शन दे रखा है 2N2O5 और ये कुछ रिएक्शन दे रखा है। मैं ये समझ के आपको ये सवाल सॉल्व करा रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी ये सब आता है, ठीक है। नहीं आता तो बता देना। थ्योरेटिकल रेट में क्या लिखूंगा? यहाँ पे थ्योरेटिकल रेट लिखूंगा -1/2 DN2O5 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू क्या होगा? 1/4 DNO2/dt बराबर DO2/dt। बोलो यार, यही होता है हमारा, यही होता है, बोलो, है ना, थ्योरेटिकल रेट और एक्सपेरिमेंटल रेट। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, DN2O5 dt की जगह पे इसने ये दे दिया है, तो मैं यही चीज यहाँ पे पुटअप कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पे माइनस है, ये माइनस लेकर और DN2 उसके जगह पे ये पुटअप कर दूं, कोई दिक्कत है क्या यार? तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? K1N2O5 डिवाइड बाई 2, आराम से लिख सकता हूँ, आराम से हो सकता है। और देखो यहाँ पे DNO2 बाई इसके जगह पे क्या है? K2N2O5। यहाँ पे देखो मैं वही पुटअप कर दूं, K2N2O5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 4। ऐसे ही यहाँ पे मैं क्या पुटअप कर दूं? K3N2O5 डिवाइड बाई 1। तो इस हिसाब से देखा जाए तो K1/2, K2/4 और K3/1 आ रहा है आपका। क्या आ रहा है? देखो K1/2 और क्या आ रहा है आपका? K2/4 और क्या आ रहा है आपका? K3/1, ये आ रहा है। अब इसको क्लियर फ्रैक्शन कर लो, एलसीएम ले लो, और एलसीएम ले लोगे हो जाएगा कहानी। 4 का गुणा कर दो इसको, एलसीएम लेने पे 4 का यहाँ पे मतलब ऊपर 4 का गुणा कर दोगे तो 2 दूना 4 मतलब 2K1 हो जाएगा। यहाँ पे 4 गुणा करोगे तो 4 से 4 कैंसिल, K2 यहाँ पे 4 का गुणा करोगे तो 4 K3। ये आया रिलेशन भाई, ये रिलेशन बैठा। देखो 2K1 यहाँ पे भी है, 2K1 यहाँ पे भी है, 2K1 यहाँ पे भी है,
फिर K2, यहाँ पे 4K2 गया काम से, ये K2 और 4, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, सी आंसर। बोलो यार, आपको कुछ नहीं करना है, आपको थ्योरेटिकल रेट पहले मेंशन करनी है इस जगह पे। थ्योरेटिकल रेट मेंशन करने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू गिवन है आपको, ये वाली जो चीजें गिवन है ये यहाँ पे पुटअप कर देना है। ये DN2O 5dt के जगह पे आप क्या K1N2O4 ये रिप्लेस कर दिया है, बाई 2 बाई 4 बाई 1 2 4 1, और एलसीएम लेने का मतलब यहाँ पे आपने 4 का गुणा कर दिया। देखो ऐसे मैं इसको करके दिखाऊं, देखो करके दिखाऊं, इसको नहीं गड़बड़ हो जाएगा, परेशान हो जाओगे। बहुत बच्चे बायोलॉजी बैकग्राउंड के, उनको दिक्कत महसूस होती है, मुझे पता है उनको प्रॉब्लम आती है। देखो भाई 4 का गुणा कर दो क्लियर फ्रैक्शन के लिए, 4K1 डिवाइड बाई 2 बराबर 4 का गुणा 4K2 डिवाइड बाई 4 बराबर 4 का गुणा 4K3 डिवाइड बाई 1, 2 दूना 4 से 4 गया तो 2K1 बराबर K2 बराबर 4K3। ठीक है, एलसीएम ले लिया था। चले आगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं भाई 7वें नंबर पे, फिर वही रेशियो वेरिएशन वाला ही सवाल है। रेशियो वेरिएशन वाले सवाल में कैसे करोगे आप, यहाँ पे कैलकुलेटिंग द रिएक्शन, ये प्रोडक्ट दे रखा है, फॉलोइंग डाटा, ये डेटा दे रखा है, आपको ऑर्डर बताना है भाई। तो आप एक काम करो, ये कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन को ले लो, ये कॉन्सेंट्रेशन लो और ये लो, कॉन्सेंट्रेशन और आपका रेट के टर्म में, रेट के टर्म में और कॉन्सेंट्रेशन आपका मालूम है ना भाई, आपको पता है ना कि ये जो रेट होता है वो क्या होता है, के कॉन्सेंट्रेशन के पावर n होता है ना। इस तरीके से रेट पहले का और कॉन्सेंट्रेशन पहला और डिवाइड बाई रेट हमारा होगा दूसरा और के कॉन्सेंट्रेशन दूसरा डिवाइड बाई n। तो मैं ये कह सकता हूं क्या ऐसे कि R1 बाई R2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाए यहाँ पे C1 बाई C2 के पावर n, ऐसे कर दूं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये भी एक मेथड है, ये रेशियो वेरिएशन मेथड नहीं है, एक अलग मेथड है, ये भी एक अलग मेथड है। ठीक है भाई, तो R1 बाई R2 इक्वल टू C1 और C2 आपका। बोलो यार, इतना क्लियर है आपका। तो अब यहाँ पे R1 R2 दे रखा है, C1 C2 पुटअप करते चले जाओ, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, इस हिसाब से पुटअप कर दें 0.003 डिवाइड बाई 0.006 बराबर क्या हो जाएगा इस जगह पे 10 गुणा 10 पे घाते -5, और यहाँ पे हो जाएगा 5.0 गुणे 10 पे घाते -5, इसके पावर कॉन्सेंट्रेशन है ना, इसके पावर n कर दिया मैंने, कॉन्सेंट्रेशन के पावर n कर दिया और इसके पावर आपका 1 है ही। क्लियर है बात। चलते हैं, देखिए भाई, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 के पावर n, और ये भी क्या हो जाएगा 2/1 के पावर 1। इसको क्या लिख सकते हो 2 के पावर -n, देखो 1/2 है ना, तो इसको 2 पे -1 तो लिख सकते थे, और ऊपर n था ही तो मैं ऐसे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 2 पे 1, बेस क्या है यहाँ पे बराबर है तो पावर भी बराबर, तो यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा, -1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -1। अगर आप लोग चाहोगे तो ये वाला डेटा और ये वाला डेटा लेके देख लेना, ये डेटा और ये डेटा लेके देखना है, ऐसे ही आपका वही सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेम चीज आप फाइंड आउट कर लोगे तो आंसर आपका -1 आ जाएगा। ठीक है भाई, कुछ काम आपके लिए भी छोड़ रहा हूं मैं। 8वें नंबर पर आते हैं भाई, सेम वही सवाल जो अभी अभी आपने किया है वही सवाल है, एक बार ध्यान से देखिएगा। रेट दिया हुआ है और इतना कह रहा है कि व्हेन 10% इज रिएक्टेड, एंड इतना रेट दिया जब ये 40% रिएक्ट किया है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, बहुत ये बारीक सवाल है भाई, बहुत बारीक सवाल है, कई बार पूछा गया है ये सवाल, कई बार पूछा गया है। देखो जो हमारा रेट होता है वो C के पावर n होता है, और ये जो C होता है ना ये रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को जब मैं पढ़ाया था तो लिखा था रेट Ka के पावर n, जहाँ पे ये था ये रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन था, याद है आपको, याद है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ये था आपका।
इसका मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ गैस इज 10 मिलीमोल पर सेकेंड। 10% रिएक्ट कर रहा है, 10% रिएक्ट कर रहा है तो बचा कितना, 90%। तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये है आपका भाई, आपका जो R इज इक्वल टू के R1 लिख देता हूं क्योंकि 2 है ना, C के पावर n, और R2 सीधा लिखूं क्या यार, देखो ना, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2 के पावर n। लॉग ले लूं पहले जिससे इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। R1 R2 इज इक्वल टू n लॉग C1 और C2। मैंने दोनों साइड में लॉग ले लिया और यहाँ पे लॉग लिया तो n आगे आ गया लॉग C1 C2, इतना तो आपको पता ही है। अब R1 और R2 हमारे पास में है, C1 और C2। ये C1 और C2 ध्यान रखिएगा, जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है, पहले वाले में कह रहा है कि इतना आपका रेट है और रिएक्ट कितना किया है 10%, तो रिमेनिंग कितना बचा, 90% बच गया रिमेनिंग। तो मैं आपका यहाँ पे क्या लिख दूं, log 10 अपॉन में log 5 इज इक्वल टू n log C1 और C2। रिमेनिंग कितना, 10% रिएक्ट किया है तो रिमेनिंग कितना, 90%। मतलब 90 डिवाइड बाई 100 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है 0.9, और ये कितना रिएक्ट किया है, 40% रिएक्ट किया तो बचा कितना, 60, तो नीचे क्या हो जाएगा 0.6। आपको भाई यही सॉल्व करना है, यही सॉल्व करना है। आसान सा बिल्कुल सवाल था और ये बहुत बढ़िया जगह आया हुआ था। आप लोगों को मालूम होगा कि सवाल कहाँ पूछा गया था, एक प्रीवियस ईयर में सवाल दिया गया था। चलिए कर ले भाई। यहाँ पे तो हो गया log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, और यहाँ पे देख लेते हैं भाई, यहाँ पे देख लेते हैं 0.9 डिवाइड बाई 0.6, ये हो गया log 1.5। log 1.5 की वैल्यू देख लिया जाए, 1.5 n गुणा 0.1760 ये आ रहा है। तो n बराबर आ जाएगा आपका 0.3010 डिवाइड बाई 0.1760। ठीक है, 0.3010 डिवाइड बाई 0.1760 आ रहा है भाई 1.71। n बराबर 1.71, ये आ जाएगा आंसर बी। समझ में आया? अरे कुछ समझ में आया कि नहीं? हमारे क्लास में R1 और R2 है, C1 और C2, बस ध्यान ये रखना है कि जो 10% कह रहा है रिएक्टेड, तो रिमेनिंग कितना हुआ, 90%। तो मैंने 90% को मतलब 0.9 रख दिया, और यहाँ पे कह रहा है 40% रिएक्टेड, तो मैंने कर दिया यहाँ पे 0.6, क्योंकि 60% बच गया, 60% बचा है भाई। क्लियर है बात? चलिए आगे, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। 8वें से हम चलते हैं 9वें की तरफ। 9वां बोल क्या रहा है, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन 50 किलो कैलोरी है। फॉरवर्ड रिएक्शन पे 50 किलो कैलोरी है। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड यहाँ पे कह रहा है इक्वल टू 50, लेस देन 50, ग्रेटर देन 50, आइदर ग्रेटर और लेस देन 50। देखो यार, देखो ध्यान से, ये तो बहुत आसान सा बात है। एंडो भी हो सकता है, एक्जो भी हो सकता है। ये आपका देखो, ये आपका इस तरीके से भी हो सकता है, और ये आपका इस तरीके से भी हो सकता है। आपका जैसे ये फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड का है, ये बैकवर्ड का है ना, और ये आपका फॉरवर्ड का है और ये आपका बैकवर्ड का है। तो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, दोनों को देखिए। तो आपका ग्रेटर देन भी और आपका लेस देन भी हो सकता है, दोनों। कोई ऐसा नहीं है कि इतना दे रखा है तो ये होगा। कभी कभी आपका यहाँ पे एंडोथर्मिक, एक्जोथर्मिक दोनों बन सकता है मेरे भाई। आप लोग आर्नियस इक्वेशन में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़े हो। 50 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन जनरली क्या होता है, ज़्यादा और कम। आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब चलते हैं हम आज का लास्ट सवाल।
आपका जो लास्ट सवाल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार आया हुआ है और इस बार भी आ गया। यूनिट ऑफ कैटालिटिक कांस्टेंट, मैं आपको ये बता दूं कि जो एंजाइम कैटालिटिक आप लोग पढ़ते हो वहां का कांस्टेंट ये पूछा हुआ है। जो टोन होता है, टर्न ओवर नंबर या टर्न ओवर फ्रिक्वेंसी या कैटालिटिक कांस्टेंट K2, उसकी बात कर रहा है। उसकी जो यूनिट होती है वो होती है पर सेकेंड। और पर सेकेंड क्या होता है, पर सेकेंड क्या होता है, किसकी ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। देखो यार ध्यान से सुनो, ये जो टोन होता है, टोन जिसको आप लोग टोन बोलते हो, टर्न ओवर नंबर, क्या होता है, टर्न ओवर नंबर, या फिर जिसको आप लोग टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी कहते हो, टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी बोलते हो भाई। ठीक है, यही होता है क्या, कैटालिटिक कांस्टेंट। क्या होता है, कैटालिटिक कांस्टेंट, कैटालिटिक कांस्टेंट होता है। कैटालिटिक कांस्टेंट मतलब आपका इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, K2 बोलते हैं भाई। एंजाइम कैटालिटिक के अंदर जाएंगे तो K2 बोलते हैं। टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि किसी भी कैटलिस्ट का आप एक कैटलिस्ट लिए या एक मॉलिक्यूल लिए, उससे कितना सबस्टेंस या फिर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया पर यूनिट टाइम। अब पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हुआ, आपका पर सेकेंड हो गया। तो इसकी जो यूनिट बनकर आती है वो सेकेंड इनवर्स बनकर आती है। और सेकेंड इनवर्स किसकी यूनिट होती है भाई, फर्स्ट ऑर्डर की होती है, फर्स्ट ऑर्डर की होती है। तो आप यहाँ पे क्या लगा दो, फर्स्ट ऑर्डर लगा दो, आपका ये हो जाएगा सही। ठीक है यार, चलिए आज का हो गया कहानी खत्म। डीपीपी नंबर 4 में जल्दी करवा देता हूँ, टेंशन मत लेना भाई, सारा का सारा जल्दी से जल्दी होगा। कोई डाउट होगा, मेरा नंबर आप लोगों के पास में नहीं है तो नोट कर लो। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का जो भी डाउट होगा मेरे से पूछ लेना, जितना मुझे आता है मैं उतना डिलीवर कर दूंगा आपको। तो 8285162819। आज का डीपीपी काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि वेरिएशंस थे सवाल का आज में। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही। ठीक भाई, थैंक यू सो मच।